Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So ये कंटिन्यूशन में वीडियो है। ऑडिट कमेटी के दोनों पार्ट्स मैंने अपलोड कर लिए थे, एनआरसी एसआरसीबी, और ये सीएसआर आखिरी कमेटी है जो कंपनी लॉ फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड ईएसजी फॉर सीएस प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मुझे याद है ऑडिट कमेटी के पार्ट 2 में किसी तो बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम सारी कमेटीज़ जो आप अपलोड कर दीजिए, इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। सीएसआर कमेटी के बारे में तो अगर सीसेट वाले भी देख लें तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी वेरी यूजफुल। लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हो और ये सोच रहे हो कि मुझे बाकी की वीडियोज़ कहाँ मिलेंगी, सो गो अहेड, आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट चेक करोगे तो अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो तो कंपनी लॉ रिविजन सीरीज़ देखना, उसमें मिल जाएगा। और अगर प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो तो ईएसजी में देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। So this is all about it. बाकी feel free to check the content that I create and feel free to subscribe to my channel, like the video, share it with your friends. अगर आपको अच्छी लगे तो comment section में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। CSR का जो टॉपिक है वो कंपैरेटिवली मतलब आप लोगों के लिए तो नया नहीं है, बट सीसेट में नया होता है। हमारे लिए नया था बिकॉज हमने कभी नहीं पढ़ा था रिगार्डिंग सेक्शन 135। तो CSR का जो टॉपिक है, जो हम 135 सेक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो CSR के टॉपिक में ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट हो जाती हैं। CSR का टॉपिक 135 ये कहता है कि सोसाइटी को आप क्या देते हो, राइट। अब हमने क्या सीखा शुरू से कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, मुनाफा। बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा किसी के बारे में सोचना है तो दैट वाज अबाउट कि आप एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच लो, लेकिन रियलिटी ये है कि एम्प्लॉयज़ से के बारे में सोचने से भी ज़्यादा हम क्या चीज़ पे एक्चुअली फोकस करते हैं, that we really need to check this कि कि CSR में आप किस तरीके से सोसाइटी को देते हो। और पुराने टाइम्स में ऐसा कोई सोचता ही नहीं था। आई एम सॉरी, बाहर ना एक्चुअली घर बन रहा है तो उसकी आवाज़ें आती हैं, तो इट्स लाइक वेरी डिस्टर्बिंग। चलो, सो CSR में सोसाइटी को जो है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी क्या देती है वो बहुत रेलेवेंट होता है। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सोसाइटी है, हम उसका, जो कंपनी है वो सोसाइटी का शेयर ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करती है, चाहे वो एयर है चाहे वो वाटर है, तो उनका एक फ़र्ज़ बनता है उनके लिए, राइट। सो शुरुआत में ये फ़र्ज़ सिर्फ एम्प्लॉयज़ तक निभाया जाता था, बट अब ये देखा गया है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और सारे लोगों के लिए ये जो फ़र्ज़ है वो होना चाहिए, राइट। तो CSR हमें क्या सिखाता है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सबसे पहले CSR कमेटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? CSR इटसेल्फ हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, एवरी कंपनी। अगर आप 135 सेक्शन को बेयर एक्ट में से अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा, आप देखोगे द फर्स्ट वर्ड इज एवरी कंपनी। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं देखते इसने क्या बोला उसने क्या बोला, दिस इज फॉर एवरीबडी। सो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, फॉरेन, हर कंपनी पे एप्लीकेबल होता है अगर वो इस नीचे दिए हुए थ्रेशोल्ड में फॉल कर रही है तो, राइट। अगर नीचे दिए गए थ्रेशोल्ड में वो फॉल कर रही है तो ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, राइट। ये 3 पैरामीटर्स है जिससे हम इसे मेजर करते हैं। सो एवरी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी फॉरेन जिसका थ्रेशोल्ड 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो पिछले साल में, एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द 3 रादर, तीनों में से वो किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रही है, उन्होंने CSR करना ही करना है। यानी कि पिछले साल किसी भी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस टाइम पे वो कंपनी CSR में आ जाएगी और उसे CSR कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ये मैं आपको सेक्शन वाइज बता रही हूँ। और इस CSR कमेटी में 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स होने चाहिए और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब तक देखो, प्रोफेशनल वालों को तो पता होगा ये सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 है, लेकिन मैं एग्जीक्यूटिव वालों के लिए बोल रही हूँ। अगर आप पहली बार ये बात सुन रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कोई भी एक्ट जो है वो सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ के हमें समझ नहीं आता। कंपनीज एक्ट इज अ रूल बेस्ड एक्ट, इसके लिए हमें रूल्स भी देखने पड़ते हैं, उसके बाद शेड्यूल्स, और किसी भी सेक्शन को समझने के लिए उसके सारे सब सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ओवरव्यू ये ले लिया 135 सबसेक्शन 1 में कि पहले तो थ्रेशोल्ड बता दिया, फिर कहते हैं जो भी इस थ्रेशोल्ड में आ गया ना, जो भी कंपनी इस थ्रेशोल्ड में आ गई वो जी बना लेगी CSR कमेटी। और ये CSR कमेटी जो है वो बनेगी 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर से, जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, राइट। सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन मजे की बात ये है कि इस तरीके से नहीं चलता, राइट। इसमें अब कुछ इफ एंड बट्स हैं, देखते हैं कैसे। अब ये वाला जो पॉइंट आया 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स वाला,
ये वाला जो पॉइंट है 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स वाला, वो कैसे वर्क करता है, आई टेल यू। अब बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होते, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनमें 3 डायरेक्टर्स ही नहीं होते। प्राइवेट कंपनी का पता है ना, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स है, तो मान लो 2 ही डायरेक्टर्स है, तो फिर क्या करें। तो उन सारी चीजों के लिए आए रूल्स। इसीलिए मैंने बोला ना, स्टैंड अलोन एक्ट नहीं, एक्ट से नहीं समझ आता। अगर आप ऐसे बच्चों के बेयर एक्ट पढ़ लिया या एक्ट से पढ़ लिया, चलो जी हमें सब समझ आ गया, इट एंट हैपनिंग। यू हैव टू लुक फॉर रूल्स ऑल्सो, यू हैव टू लुक फॉर शेड्यूल्स ऑल्सो, सब देखना पड़ेगा। तो इसी के आगे रूल 5 पे जब हमने देखा, रूल 5 ऑफ द कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी 2014, इसमें क्या है, रूल 5 ऑफ द कंपनी CSR रूल्स जो है, ये क्या कहते हैं, कहते हैं अगर कॉम्पोजिशन करनी है तो लिस्टेड कंपनी में 3 और मोर डायरेक्टर्स, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी होते हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होता ही होता है। वहीं पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 3 और मोर डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो रहने दो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर से काम चल जाएगा। वहीं पे प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर से काम चल जाएगा और किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट एज सच मेंशन नहीं है। और फॉरेन कंपनी में एटलीस्ट 2 लोग हमें चाहिए। एक वो जो 380 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में आता है, बेसिकली ये वो है जो एक रेजिडेंट होगा, ठीक है। अब कोई भी फॉरेन कंपनी है उसमें कोई रेजिडेंट तो होना ही चाहिए, ये वो है जो एक रेजिडेंट होगा। नंबर 1, अनदर विल बी नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन कंपनी। दूसरा वो होगा जो फॉरेन कंपनी जिसे नॉमिनेट करेगी, ठीक है। दूसरा वो होगा जिसे फॉरेन कंपनी नॉमिनेट करेगी। अब यहीं पे, अब ये तो एक सिचुएशन तुमने रिजॉल्व कर दी, ठीक है। एक सिचुएशन में क्या आया, यहां से इफ एंड बट्स आ गए। सो 3 और मोर डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी में ही चला। उसके अलावा अगर अनलिस्टेड की बात करते हैं तो अगर इंडिपेंडेंट है तो 3 और मोर डायरेक्टर्स एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट, परफेक्ट है। नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रहने दो, 2 और मोर से भी चल जाएगा। प्राइवेट कंपनी में भी 2 और मोर से चल जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती। फॉरेन कंपनी में 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, एक सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के हिसाब से और दूसरा नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। तो ये वाला जो डब्बा है बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। अब शुरुआत में जब CSR आया था ना, तब ऐसे था कि जो जो थ्रेशोल्ड में आ गया ना, सभी को जो है वो करना पड़ेगा, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। लेकिन बाद में मैं हमेशा एक चीज बच्चों को बताती हूँ कि हमें पता क्या लगता है, कमेटियों पे कमेटियां बनाते जाओ, चलो जी, पर इट इज नॉट दैट इजी, राइट। कमेटीज को बनाना, उन्हें मेंटेन करना, उनकी मीटिंग्स करना, ये सारी चीजें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का टास्क होती है, राइट। अगर आपको लगता है ना यार कमेटीज बना दी एंड दैट्स इट, अब सब अपना अपना कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये चीज हमेशा हमेशा याद रखनी है कि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का टास्क होता है, कमेटीज बनाना। तो फिर बाद में उन्होंने ये बोला, अगर CSR का ऑब्लिगेशन, CSR की ऑब्लिगेशन 50 लाख से कम है, वहां पे CSR बनाना मैंडेटरी नहीं है। वहां पे CSR कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं, जो पहले सबके लिए मैंडेटरी था। पहले जब शुरुआत में 135 सबसेक्शन 1 आया था, उन्होंने ये बोला था कि जो जो कंपनी CSR में फॉल कर रही है वो सारी कमेटियां बनाएंगी, बट अब उस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया। रीजन बीइंग, आई हैव टोल्ड यू दैट, राइट। सो इसीलिए आपने इस चीज को याद रखना है। CSR ऑब्लिगेशन क्या होती है, आई थिंक अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। CSR ऑब्लिगेशन होती है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अगर वो 50 लाख से कम है, यानी कि जो स्पेंडिंग है, जो CSR ऑब्लिगेशन है, जो CSR स्पेंडिंग है, वो 50 लाख से कम है। देखो, इन अ ब्रॉडर पिक्चर में बोलूं, 50 लाख हो सकता है हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा है, बट 50 लाख एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब खर्चने हो तो 50 लाख तो 1 मिनट में खर्च हो जाए, राइट। तो उनके लिए, उसके खर्चे के लिए इतनी बड़ी कमेटी सेटअप करना, कमेटी क्या ही प्लानिंग करेगी। कमेटी हमें चाहिए रिलायंस के लिए, टाटा के लिए, जो हर जगह पे CSR कर रहे हैं। 50 लाख से कम है, राइट, तो उसके लिए कमेटियों की जरूरत नहीं है। वो सिंपली एक जगह पे इन्वेस्ट कर दे, चाहे वो फंड्स में कर दे, चाहे वो किसी एक जगह पे कर देंगे, तो इट विल बी सॉर्टेड। तो कमेटीज की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कमेटी मैंडेटरी नहीं है, कमेटी के जो भी काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देंगे, ठीक है। कमेटी के जो भी काम है वो बोर्ड कर देगी। दिस इज ऑल अबाउट द CSR कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको याद रखना है। इसके बाद CSR कमेटी जो है वो आपने फॉर्मुलेट कर दी एंड रेकमेंड करती है। अब CSR कमेटी क्या करती है, कमेटी है तो रेकमेंड करेगी, बनाएगी और रेकमेंड करेगी एक एनुअल एक्शन प्लान,
ठीक है, इन द परसुएंस ऑफ इट CSR पॉलिसी। अब CSR कमेटी का सबसे पहला काम पता है क्या होता है कि एक CSR पॉलिसी बना लो। ठीक है, अब वो CSR पॉलिसी में आता क्या है, CSR पॉलिसी में जो CSR कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो CSR पॉलिसी में एक लिस्ट बना लेते हैं कि लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स। अब एक्टिविटीज एक्चुअली तो शेड्यूल 7 में हमें गिवन है CSR की, उसमें से आप लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स निकाल लो या प्रोग्राम्स निकाल लो जो आपने अंडरटेक करने हैं, नंबर 1, राइट। सेकेंड, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन। अब इसे आगे एग्जीक्यूट कैसे करना है, इन प्रोजेक्ट्स को, इन प्रोग्राम्स को आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है वो देखना। मोडालिटीज होती है टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल्स की। ठीक है, अपने फंड को यूटिलाइज कैसे करना है, उन शेड्यूल्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर द प्रोजेक्ट्स और द प्रोग्राम्स, राइट। मॉनिटरिंग कैसे करनी है और रिपोर्टिंग कैसे करनी है। डिटेल्स ऑफ नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट। इम्पैक्ट असेसमेंट एक टोटली अलग टॉपिक होता है CSR में, लेकिन इसकी क्या जरूरत है और कितना इम्पैक्ट लेकर के आ रही है। अच्छा, इनिशियली क्या था, CSR करो, लेकिन अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आपके CSR से कोई इंपैक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी मेजर करना जरूरी है। तो CSR पॉलिसी में CSR कमेटी करती क्या है, एक लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स निकालती है, उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करना है वो देखती है, टर्म्स एंड कंडीशंस देखती है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल्स के, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म देखती है, एंड डिटेल्स देखती है नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट के। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्लोजर कहाँ पे होना, ऑफ कोर्स बोर्ड्स रिपोर्ट में होना है। ठीक है, एक बोर्ड्स रिपोर्ट पे होता है और दूसरा होता है वेबसाइट पे। 135 सबसेक्शन 2 के हिसाब से बोर्ड्स रिपोर्ट पे, मतलब मैंने जैसे आपको बताया था ये भी बिल्कुल सेक्शन वाइज मेंशन किया है, सेक्शन एंड सबसेक्शन वाइज, तो वो बोर्ड्स रिपोर्ट पे है, राइट। वहीं पे मैं CSR पॉलिसी की बात करती हूँ, तो CSR पॉलिसी या CSR कमेटी जो है वो क्या करेगी, वो पॉलिसी बनाएगी और रेकमेंड करेगी किसको, बोर्ड को। पॉलिसी बनाएगी और रेकमेंड करेगी, उसके साथ साथ खर्चा भी बता देगी, और तीसरा उसे मॉनिटर करेगी। यानी कि CSR कमेटी क्या करेगी, फॉर्मुलेट करना, बनाना और रेकमेंड करेगी पॉलिसी टू बोर्ड। नंबर 2, खर्चा कितना होगा वो बताएगी, एंड नंबर 3 हर चीज को मॉनिटर करेगी। ठीक है, फॉर्मुलेट करेगी एंड रेकमेंड करेगी CSR पॉलिसी को, खर्चा देखेगी और मॉनिटर करेगी, राइट। देन एग्जाम्पशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग, वो अभी मैंने बता दिया कि जहां पे CSR ऑब्लिगेशन 50 लाख या उससे कम होगी वहां पे उसे मिल जाएगी एग्जाम्पशन, सो दिस इज ऑल अबाउट CSR कमेटी। क्यों मैम CSR कमेटी के बारे में इतनी थोड़ी चीजें कंपनीज एक्ट में ही दे रखी है, इसका मेजर पोर्शन मैं आपको बता देती हूँ। व्हाई इज इट सो, बिकॉज जब आपने एवरी कंपनी बोल दिया है ना, तो सारी कंपनी पे तो वैसे ही सारी चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं, तो एवरी कंपनी में CSR कमेटी में यही सारी चीजें जो है आती हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट CSR कमेटी, राइट। इसमें ये वाले जो फ्लो चार्ट्स हैं और ये वाला जो डब्बा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना, इसे में से उल्टे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। मूविंग अहेड टू द लास्ट कमेटी, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट। अब जैसे CSR था, CSR सारा का सारा कंपनीज एक्ट जैसे ही चलता है, बिकॉज एवरी कंपनी आ गया, एवरी कंपनी में सारी कंपनीज फॉलो कवर अप हो गई। वहीं पे अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करूं तो स्पेशली फॉर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, जो ओल्ड एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट है, शायद न्यू वालों की बुक में भी ये चीज़ मैंशनड होती है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का के बारे में कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। ऑल्सो कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर कंपनी बनाना चाहती है तो बना सकती है, हमारी तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है, बट ज़्यादा कुछ उसके बारे में बताया नहीं गया। रीज़न भी मैंने पहले भी बच्चों को बताया है, इसका रीज़न ये होता है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ बिलीव्ड कि बहुत सारी चीज़ें जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करती है, ऑडिट कमेटी भी वही चीज़ें करती है। तो जब ऑडिट कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है तो बहुत सारी कमेटीज बना के उन्हें मैंडेटरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई कंपनीज एक्ट में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत बार जब उनसे पूछो तो उन्हें पता नहीं होती ये बात। सो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 में ही इनके बारे में चीजें दे रखी हैं। रेगुलेशन 21 इसमें आती है कि बोर्ड ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई, तो लिस्टेड कंपनी तो कहती है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी ही बनानी है, राइट। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर मैं बात करूं,
तो नंबर ऑफ मेंबर्स में मिनिमम 3 मेंबर्स होते हैं, विच majority ऑफ देम में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। 3 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से 1 इंडिपेंडेंट होगा, और अगर एसआर मतलब के आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर है तो 2/3 इंडिपेंडेंट होंगे। ये पॉइंट भी काफी जगह पे सिमिलर होता है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 3, जिसमें से 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स में कम से कम 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो चेयरपर्सन है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, वो मेंबर हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकता है ऑफ द लिस्टेड कंपनी भी मेंबर हो सकता है कमेटी का, राइट। तो ये चीजें आपस में तुमने हमेशा देखनी है कि मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो चेयरमैन हो सकता है, चेयरमैन, और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी वो भी मेंबर हो सकता है कमेटी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ मीटिंग्स एटलीस्ट 2 बार मिलो ना, दिस इज वेरी डिफरेंट। हर जगह पे नॉर्मली होता है एटलीस्ट वंस, सिर्फ एक आरएमसी में ऐसा है कि एटलीस्ट ट्वाइस मिलना है, राइट। एटलीस्ट उन्होंने बोला है कम से कम 2 बार मिलो। यार रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है ना, तो बहुत बार मिलना चाहिए, बिकॉज रिस्क मैनेज करना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, राइट। रिस्क को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हाँ भाई जो हो रहा है ठीक है, नो इट्स देन इट विल नॉट बी हेल्पफुल, राइट। उसके बाद 21(3)(b) में आगे है कोरम है 2 और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर, जिसमें से एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द बोर्ड शुड बी प्रेजेंट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कोरम में 2 या 1/3 विच एवर इज ग्रेटर, और कम से कम 1 बोर्ड का मेंबर जरूर होना चाहिए। उसके पीछे रीजंस यही होते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आप किसी से भी बना सकते हो, बट एटलीस्ट एक बोर्ड मेंबर होना चाहिए। बोर्ड जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए, बोर्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। 3C की बात करें तो 2 मीटिंग्स के बीच में 180 डेज का गैप नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 180 डेज, राइट। नॉट मोर देन 180 डेज का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट। देन 21(4) ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आरएमसी। बिल्कुल बोर्ड बताएगा इन्होंने क्या करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग करनी है, वो तो करनी ही करनी है, वो हर एक कमेटी ने करनी होती है। यहाँ पे मैनेजमेंट प्लान की मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग करनी है टू द कमेटी, एंड सच अदर फंक्शंस एज इट मे डीम फिट, सच फंक्शंस शैल स्पेसिफिकली कवर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को जरूर कवर करना है, आज के टाइम में इट इज द नीड ऑफ द आवर। सो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना आरएमसी की बहुत जरूरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और डेलीगेट करना, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग को डेलीगेट करना और साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना। 21 रेगुलेशन 21 सब रेगुलेशन 5 इट सेज कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज जो है, top 1000 listed entities that are determined on the basis of market capitalization उन पे ये applicable है, and एक high value debt listed entity पे ये applicable है। तो ये provisions जो है इस regulation के top 1000 listed entities पे applicable है, and एक high value debt listed entity पे applicable है। देखो ये भी सब पे एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, इन्होंने भी लिमिट कर दिया है। वैसे रिस्क मैनेजमेंट हर एक को करना चाहिए, बट एज वी सी रिस्क हमेशा वहां होता है, डेंजर हमेशा वहां होता है जहां रिटर्न्स की बहुत ज्यादा हमें वो होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, राइट। वही रेगुलेशन 21 क्या कहता है, पावर क्या होती है आरएमसी की, पावर है सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, राइट। किसी भी एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन सीक कर सकते हो, बाहर से प्रोफेशनल एडवाइस सीक कर सकते हो, और किसी बाहर वाले को कंपनी में बुला सकते हो। अब मुझे बताओ, जिन भी बच्चों ने ऑडिट कमेटी का हिस्सा देखा है, दीज आर द सेम पावर्स एज गिवन टू द ऑडिट कमेटी, राइट। इसीलिए कंपनीज एक्ट जो है आरएमसी बनाने में बहुत ज्यादा उसको मैंडेटरी नहीं करता, बिकॉज 2 कमेटी सिमिलर काम करे मजा नहीं आता, बात नहीं बनती। लेकिन लिस्टेड एंटिटीज या टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को मैंडेटरी क्यों किया गया है, इसलिए क्योंकि जो रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट बड़ी बड़ी एंटिटीज में रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो उसके लिए एक अलग कमेटी जरूर होनी चाहिए, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज आप देखोगे इट इज जस्ट द सेम। वहां पे भी हमने यही किया था, इंफॉर्मेशन सीक करना, सेकेंडली किसी की लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस लेना, एंड थर्डली आउटसाइडर्स को एक जो है अटेंडेंस सिक्योर करवाना, राइट। देन व्हाट इज पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2। सो इसमें अब आ गया रोल ऑफ कमेटीज अदर दैन ऑडिट कमेटी। अब यहाँ पे आता है सेबी एलओडीआर का एक पार्ट डी है शेड्यूल 2 का, जहां उन्होंने बताया कि कमेटीज का रोल क्या होता है, कमेटी क्यों बनाई गई। अब कंपनीज एक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा सा इन्होंने वो बताया है कि कमेटी का क्या रोल होता है अकॉर्डिंग टू सेबी। सेबी ये कहता है इस आरएमसी के बारे में,
आरएम से देखो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क। ऑफ कोर्स देखो ये कॉमन सेंस है, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी भी है और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी है तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अलग तरीके से काम करेगी, ऑडिट कमेटी अलग तरीके से काम करेगी, राइट, एंड एट द एंड दोनों हार्मनी में काम करेंगे। सो जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसका मेन पर्पस है ये देखना कि इंटरनल रिस्क तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल रिस्क तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखना। रिस्क मिटिगेशन देखना, इंक्लूडिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस फॉर इंटरनल कंट्रोल फॉर आइडेंटिफाइड रिस्क, राइट, रिस्क मिटिगेशन देखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान देखना कि भाई बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो बिजनेस को हम रुका नहीं सकते, ठीक है। रिस्क में सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी ये आती है कि रिस्क अगर मटीरियलाइज हो गया तो ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक जाए, बिकॉज दैट वी कांट अफोर्ड, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली हो जाती है, ठीक है। तो हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हमेशा रखना है कि बिजनेस चलता रहे, राइट। उसके बाद जो भी मेथोडोलॉजी है, प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स है कि आप कैसे मॉनिटर करते हो रिस्क को, आप कैसे इवैल्यूएट करते हो रिस्क को, मॉनिटर एंड ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, राइट, कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को वो दिखाओ। टू पीरियडिकली रिव्यू द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एटलीस्ट 2 years, once in 2 years, कम से कम 2 साल में एक बार रिव्यू किया करो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, बिकॉज रिस्क हमेशा सेम नहीं रहता। जो आज रिस्क लग रहा है हो सकता है 10 दिनों के बाद कोई नया रिस्क आ जाए, तो उसको आपने हमेशा अपडेट करते रहना है, उसको आपने हमेशा रिव्यू करते रहना है। कीप द बोर्ड इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर एंड कॉन्टेंट ऑफ इट्स डिस्कशंस, recommendations and actions to be taken. Appointment, removal, terms of remuneration of the chief risk officer shall be subject to be reviewed by the risk management committee. तो chief risk officer के बारे में सब कुछ बताना is again very very relevant. The risk management committee shall coordinate its activities with other committees in instances where there's an overlap with activities of such committees, right। तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑल इन ऑल रिस्क को देखती है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को देखती है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को देखती है, वो मेन चीजें जो रिस्क से अफेक्ट होती हैं या इम्पैक्ट होती है ये उन चीजों को देखती है, राइट। बट इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये तो हो गई सारी मैंडेटरी कमेटीज, लेकिन ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। कंपनीज एक्ट या सेबी ऐसा कुछ नहीं कहती कि यही सिर्फ कमेटीज बनानी है। जो भी तुम्हें नीड लगता है, जो भी तुम्हें लगता है कि अलग अलग टाइप की कमेटीज होनी चाहिए, यू कैन गो अहेड एंड मेक द कमेटीज। और अपने हिसाब से आप नाम भी रख सकते हो, अपने हिसाब से आप कॉम्पोजिशन रख सकते हो, अपने हिसाब से आप रोल डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि बड़ी कंपनीज में बहुत सारी ऐसी कमेटीज हैं जो बनाई जाती हैं बिकॉज दे नीड इट, दे सिंपली नीड इट, not because Companies Act is saying it, not because SEBI is saying it, but simply because they need it, right। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल लिमिटेड और इन्फोसिस में ESG कमेटीज बना रखी है, या ESG एंड डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन कमेटीज बना रखी है। एशियन पेंट्स, L&T, ब्रिटानिया, भारती, टाटा, डिवीज वालों ने सेफ्टी या एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज बना के रखी है। भारतीय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कमेटी बना के रखी हुई है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई है, एथिक्स कमेटी बनाई हुई है टाइटन ने, या अदर कमेटीज। मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता कमेटीज में, राइट। सो हियर वी एट द टॉपिक ऑफ बोर्ड कमेटीज। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अब ये पूरे नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, राइट, बिकॉज इन लाइक पार्शली आई वाज टीचिंग, सो आई थिंक इट्स नॉट देयर, बट अब ये आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर दैट यू रेफर माय वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर रिगार्डिंग कमेटीज। फिर भी कोई डाउट है सो कीप पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। प्रॉब्ली नाउ विल स्टार्ट विद बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स, तो आई थिंक पार्ट बी का मेजर जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep studying. All the best. Bye bye.